us on previous year question solve on CTET examination. That is, we have to take a target for upcoming CTET exam, on which maybe I think that should be the notification may be come, and the exam should be conducted on July 2026, I think. So now I have to start with question solve, okay, because the previous year question solution is very much must for the CTET examination, okay. So now I have to start with this. आज हम क्या जानेंगे, आज हम लोग का टारगेट ही होगा सीटेट को टारगेट करना। इसके लिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व डिस्कस करेंगे, ओके। सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, the distance covered in meters by a wheel of radius 5 centimeter 25 centimeter in 350 rounds is, okay, use pi equal to 22/7, okay. Option 1 275, option B that is 550, option C that is must be 825, option D that should be 1100, okay. So the distance covered in meters by a wheel of radius 25 centimeter in 350 rounds is pi equal 22/7. Okay. So the distance covered in meters by a wheel of radius 25 centimeter in 350 rounds is pi equal to 22/7. What should be the answer? That is the option 1 that is 275, option B 550, option C 825, option D 1100. क्या लिखा है? The distance covered in meter, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय व्हील ऑफ द रेडियस, जो व्हील मतलब जो जिसको हम बोलते हैं व्हील, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं बंगाली बैकग्राउंड का हूँ, तो जो भी हो जो व्हील होता है उसको उस व्हील का जिसका रेडियस क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और वो 350 बार क्या हो रहा है गोल 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 घुमा, ठीक है, राउंड घुमा, और उसका डिस्टेंस कितना कवर है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है 275 है, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 825, ऑप्शन डी है 1100। जहाँ पर आपको एक वैल्यू दिया है एज ए हिंट दैट इज पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू है। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो स्पेसिफिक जो व्हील लिखा हुआ है उसके लिए जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको आपको निकालना है, सॉल्व करना है। So your time start now. Please try at first and then I will discuss on it. Okay. Okay. क्या हो सकता है? देखो पहले देखो एक व्हील कैसा होता है, एक व्हील आपका सर्कुलर होता है ना, ऐसे 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 एक सर्कुलर होता है, क्या होता है सर्कुलर शेप होता है ना। तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr होता है ना, 2πr है। अब देखो उसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करने में क्या होगा 0.25 मीटर होगा,
है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 पाई मतलब 22/7। कितना रेडियस है 0.25 उसका रेडियस, ठीक है, क्लियर। ये आपका सरकमफेरेंस होगा। अब देखो डिस्टेंस होगा उसका नंबर ऑफ, क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब कितना बार राउंड किया है, इनटू क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ राउंड कितना है 360 इनटू क्या होगा उसका सरकमफेरेंस का वैल्यू उसका होगा आई थिंक कितना होना चाहिए 11/7 होगा, ठीक है। तो इंटू 11/7, 7 से कट अगर हो जाए तो उसका क्या होगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 550। दिस इज द आंसर। ओके, तो आंसर होगा 550, 550। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले क्या करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स। ओके, तो राउंड के बारे में मत सोचो, पहले सोचो एक व्हील कैसा होता है। एक व्हील एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप का होता है, जो राउंड कर रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे सरकमफेरेंस में जा रहा है ना, सरकमफेरेंस को मानकर चल रहा है, ठीक है। उसका एरिया को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि होल ओवर एरिया घूम नहीं रहा है, उसका जो सरकमफेरेंस वो घूम रहा है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। तो 2π मतलब 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि 25 सेंटीमीटर, पर हम लोग को जो आंसर होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से डिवाइड करना है। 100 से अगर डिवाइड हो तो क्या होगा, वहाँ पर डेसिमल नंबर आएगा 0.25 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इक्वल टू 11/7 आएगा, वो होगा सरकमफेरेंस, ठीक है। अब देखो कितने बार राउंड कर रहा है, 350 टाइम्स। ओके, तो 350 से अगर आप सरकमफेरेंस को मल्टीप्लिकेशन करो तो वही होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर in 350 round. Okay, clear? So first you have to read the question, okay, and there should be, you have to think that is wheel belongs to in what shape. Wheel belongs to in circular shape, and always remember when wheel revolve around, okay, and this wheel when round in a specific round it, that should be follow the circumference, not area. So circumference of a, for any circular thing object, that should be equal to 2πr. Okay, and pi value already given, that is 22/7. So 2 into 22/7 into what, into radius. So radius that should be also provided, that should be given 25 centimeter, but you have to find out the answer according to meter. Okay, so you have to convert centimeter to meter first. So 25 centimeter, that means the 25 centimeter equal to 25 by 100 meter, that means 0.25 meter. Okay, so the circumference should be 2πr, that means 2 into pi into radius, 2 into pi into 0.25 meter, 2 into pi value 22/7 into 0.25 meter. Okay, that value after calculation you get 11/7 meter. Okay, 11/7 meter. Okay, now the distance, what is the distance covered by this wheel around 350 rounds. So there should be, you have to remember the distance that should be equal to number of rounds into its circumference. So round that should be also given 350 rounds into circumference, that means 11/7, that should be equal to 550, 550. Okay, next. Next question given.
O is a point on line AB. Okay. Rays, okay, OC and also OD are drawn on the same side of AB such that OC that should be what? OC that should be perpendicular to OD. एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है OC and OD. And also AOC that should be equal to X, angle of AOC, and also BOD that is also be 3x. What? 3x. Then BOD is equal to what? Option A is given 22.5 degree. Option B 45 degree. Option C 60 degree. Option D 67 half degree. Okay, so O is a point on line AB, suppose, and there should be two rays, that is OC and OD. They are drawn in the same side in the AB. AB के same side में है. This OC and OD are drawn in the same side of the AB. That means that OC and OD that should be in the same side of AB. And here always remember OC and OD they are mutually perpendicular to each other. जो OC और OD है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. ठीक है. और यहाँ पर जो एंगल प्रोवाइड किया है दैट इज एंगल ऑफ AOC दैट शुड बी इक्वल टू x, एंगल ऑफ BOD दैट शुड बी इक्वल टू 3x. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ BOD दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट. ओके, सो दैट इज द question. So first think about this. O is a point in the AB. AB is a line, straight line, and there should be O is a point. Okay, and there should be OC and OD that should be drawn in the same side of AB. That means OC और OD AB के एक side में होगा. ठीक है. And also this OC and OD that are perpendicular to each other. That means OC और OD का बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. The angle of AOC, angle of BOD that are given, you have to find out what? Angle of COD होगा यहाँ पर. एंगल ऑफ COD होगा, कितना होगा. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट क्या होना चाहिए. देखो क्या होना चाहिए. COD भी ठीक है, आपको COD भी नहीं, आपको x का वैल्यू देखना है. ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर दो. यहाँ पर आपको काम करना है. आपको x का वैल्यू देखना है. जो यहाँ पर x है, यहाँ पर जो 3x है, वहाँ पर इस x का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है, देखो क्या हो सकता है. देखो हम ही करा देते हैं. सोचो कहीं पर भी AB है. दिस इज A एंड दिस इज B. द पॉइंट दिस इज गोज टू B and this is goes to A. Okay, they are in the middle point, that is O. Okay, and there must be some OC, there must be some OD is there, and they are mutually perpendicular, that means 90 degree. Clear? Here given that is AOC is x, AOC that means this is x, and also BOD that is 3x, that is 3x given. So you have to find out x. तो what should be the, you know, क्या आप जानते हो, ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल ऑफ 180 डिग्री होता है. एक लाइन का होल ओवर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. मतलब यहाँ पर जो आपका सम होगा x का 90 डिग्री का
और 3x का वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 90 और यहाँ से 180, तो अल्टीमेटली 4x इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 67.5 डिग्री होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नथिंग बट आपको पहले ए बी आपको अंकित करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पॉइंट, मिडिल पॉइंट अगर लो तो अच्छा है, वहाँ पर ओ सी और ओ डी ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उसका एंगल बिटवीन 90 डिग्री हो। ठीक है, अब देखो ए ओ सी मतलब x, बी ओ डी मतलब 3x। अब देखो x और 90 डिग्री और 3x सब एक लाइन का ही एंगल है, और एक लाइन का होल ओवर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। So that's why x plus 90 degree plus 3x, that should be 180 degree. Ultimately x equal to 67.5 degree. Clear? You have to draw this AB, and then O that should be input in middle of the AB, that should be better. Okay, agar if you put O at the middle of AB, that should be better. That should be better. Okay. Then OC and OD, that should be drawn in such a way that they made a angle of COD that should be 90 degree. Okay, and then you see that is this x, 90 degree and 3x all are lying in the same line. Okay, and in a line the all over the angle that should be 180 degree. So that's why obviously the summation of x, 90 degree and 3x, that should be equal to 180 degree. And from this point of view we get the value of x, that should be equal to 67.5 degree. Okay, तो option D is the correct answer. Clear? Okay, next. ये आपका साइंस से आता है। ठीक है, जो आर्ट्स का बैकग्राउंड होता है वहाँ पर आर्ट्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंस का बैकग्राउंड से ऐसे क्वेश्चन होता है। मैं साइंस का हूँ तो मैं स्पेशली साइंस करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 3 क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of NaBr. Okay, option A, NaCl is formed through displacement reaction. Option B, pure sodium is obtained through sublimation. Option C, NaCl is formed through decomposition. Option D, no reaction will take place. क्या हो सकता है? देखो, which of the following is likely to happen when chlorine gas that should be added to the solution of NaBr. आपको solution of NaBr प्रोवाइड किया है, वहाँ पर क्लोरीन गैस आपको पास करना है, क्या होगा, क्या हो सकता है? Okay, so there must be the solution of NaBr that should be given to you and chlorine gas that should be passed on it. What should be the thing that should be happen on that time?
you have to choose. First one, NaCl is formed through the displacement reaction, NaCl प्रोड्यूस होगा. दूसरा क्या होगा, प्योर सोडियम प्रोड्यूस होगा. ओके, NaCl इज फॉर्म थ्रू डिकम्पोजिशन. यहाँ पर डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, NaBr जो होता है वो डिकम्पोज होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, ख़त्म हो जाएगा. मतलब डिकम्पोज क्या बोलूँ, ठीक है, मतलब वो ब्रेक होगा ऐसा कुछ. और नो रिएक्शन विल बी टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. तो आपका 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, आप पहले सोचो, उसके बाद हम तो है बोलने के लिए. ओके, सो नाउ क्या हो सकता है. देखो, एक बात, प्योर सोडियम को कभी भी NaBr से ऐसे ही मतलब स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपका प्योर सोडियम प्रोड्यूस होने नहीं वाला. दिस प्योर सोडियम नेवर बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन ऑफ NaBr. Okay, and if this pure sodium produced, so there should be the role of chlorine is also there na. So but here chlorine having the no role, and how this chlorine and Br that should be go what, कहाँ पर जा रहा है. So that's why pure sodium never be produced in that process. Okay, so this option B is totally incorrect. That is the thing. Next one, no reaction take place, reaction होता है. In this purpose reaction that should be happen. Okay, that is experimentally not the case. ओके, रिएक्शन होता नहीं है ये आपका. एक्सपेरिमेंटली अगर आप करो तो रिएक्शन होता है, कुछ तो चेंजेस होता है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, कोई तो कुछ हो रहा है. देन NaCl इज फॉर्म थ्रू डिकम्पोजिशन. NaBr नेवर बी डिकम्पोज हेयर. यहाँ पर डिकम्पोज होने वाला NaBr कुछ नहीं है. मतलब डिकम्पोज क्या चीज़ होता है, जिससे आपका कोई कॉन्स्टिट्यूट गैस, कॉन्स्टिट्यूट का अदर थिंग्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड. ओके, डिकम्पोज मीन्स समथिंग दैट शुड बी डिकम्पोज टू गिव सम अदर थिंग्स. But here NaBr decompose and produce the Br and Na, that is not happen. Okay, constitute some other things never be produced by making this NaBr. So decomposition is totally incorrect here. Okay, this decomposition can be never happen. So there only can be possibility that displacement reaction. Suppose there must be Cl gas if passed on this solution of NaBr. So this Cl and Br that should be displaced to its position. Ultimately NaBr can be converted into NaCl. Okay, so there must be option A is the correct answer. यहाँ पर displacement reaction हो रहा है, मतलब Cl Br की जगह में चला जा रहा है और Br आपका Cl की जगह में आपका, मतलब Br आई थिंक ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन गैस तो नहीं होता, लिक्विड होता है, जो भी हो वैसे बाहर आ जाता है. पर Cl क्या होता है, NaBr का जो Br का पोजीशन है वहाँ पर आकर NaCl के साथ अच्छा खासा बॉन्डिंग कर रहा है. उसके पीछे में बैकग्राउंड में भी थ्योरी होता है, जो आपका Cl होता है वो ज़्यादा Na+ के साथ इंटरेक्शन कर सकता है. वाई, क्योंकि Cl का साइज़ छोटा होता है थोड़ा बहुत Br से, वो कंपेरेबल साइज़ का होता है, तो ऑलमोस्ट वो क्या होता है, इंटरेक्शन का जो रीजन होता है आई थिंक वो ज़्यादा होता है. आई थिंक दैट इज सो मे बी, बट द थिंग इज देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज देयर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया है, 4 नंबर क्वेश्चन. The behavior interest attitude skills and personality traits that a
culture considers appropriate for specific genders are referred to as and as. Option A, gender roles culturally highly defined. Option B, gender roles genetically defined. Option C, gender identity culturally defined. Option D, gender identity genetically determined. Okay. The behavior, interest, attitude, skill, personality trait that a culture, this is C, okay. Culture consider appropriate for specific gender are referred to as dash, okay. जो आपका बिहेवियर होता है, जो इंटरेस्ट होता है, बहुत चीज़ों में जो इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड होता है, स्किल होता है और पर्सनालिटी जो होता है, सब कुछ एक कल्चर कंसिडर करता है कि वो सब चीज़ इस जेंडर के लिए स्पेसिफिक है, उस जेंडर के लिए उस स्पेसिफिक है, ठीक है. तो 2S डैश वो जेंडर रोल है या जेंडर आइडेंटिटी है. एस डैश किसके लिए वो डिफाइंड है, कल्चरली डिफाइंड है या जेनेटिकली डिफाइंड है, कल्चरली डिफाइंड है, जेनेटिकली डिफाइंड है. कल्चरली मतलब कल्चर वो डिफाइन कर रहा है कौन सा जेंडर के लिए कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन सा जेंडर के लिए कौन सा स्किल होना चाहिए, कौन सा जेंडर के लिए कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, कौन सा जेंडर के लिए आपका बिहेवियर होना चाहिए. तो ये आपका एक डिफाइन होता है, कल्चरली डिफाइंड. और अगर वो जेनेटिकली हो मतलब ऐसे एक लड़का हो एक लड़की हो, वो जेनेटिकली वो कर रहा है, उसका जेनेटिकली वो उसका इंटरेस्ट एटीट्यूड सब स्पेसिफाइड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली डिफाइंड, ठीक है. और जेंडर रोल होता है, जेंडर रोल मतलब जेंडर का जो रोल होता है, मतलब उसका जो बिहेवियर इंटरेस्ट ये भी रोल, और आइडेंटिटी मतलब उसका खुद का पहचान होता है. तो आपको देखना है ये जो पहले सोचो कि बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल, पर्सनालिटी ये सब जेंडर रोल होगा या आइडेंटिटी होगा. और मतलब ये सब क्या जेंडर का एक पहचान होता है या फिर जेंडर का एक रोल होता है, ठीक है. उसके बाद आप सोचो ये जब सब चीज़ एक किसके लिए स्पेसिफाइड होता है, कल्चरली स्पेसिफाइड होता है या फिर जेनेटिकली स्पेसिफाइड होता है. पहले सोचो, यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल, पर्सनालिटी दैट शुड बी आर जेंडर रोल्स और जेंडर आइडेंटिटी. That is a role specified by the gender or the identity of the gender. And then you have to think these all of the things that should be specified by the culture or the genetics. Okay, so time start now. You can think first, and I am always there to solve it. क्या हो सकता है? देखो, बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल, पर्सनालिटी ये सब क्या होता है आपका जेंडर का पहचान नहीं हो सकता है. पहचान क्यों नहीं? देखो सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बोला जाता है एक लड़की एक वीक कैटेगरी का होता है, बोला जाता है, कल्चर बोलते हैं. बट आप क्या सच में सोचते हो कि लड़की वीक होता है? नहीं, लड़की स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक लड़की इतना सारा पेन के ऊपर दे गुजरता है कि वो स्ट्रांग ही होता है. ये कल्चरली बोला है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट सो. एज पर एग्जाम्पल दैट मीन्स कल्चरली डिफाइंड.
ओके, कल्चरली डिफाइंड दैट इज लड़का नहीं रोता है, लड़की रोता है, लड़का ससुराल नहीं जाता है, लड़की ससुराल जाता है। द बिहेवियर दैट मीन्स लड़की शाई होगा, लड़का बेव होगा, लड़की रोएगा, लड़का नहीं रोएगा। इंटरेस्ट, लड़की को ज़्यादातर काज में जो हाउस होल्ड का काम होता है वो उसमें रहना चाहिए और लड़का को फाइट वगैरह सब करना चाहिए। ए कल्चरली डिफाइंड एटीट्यूड, लड़की को हर वक्त डर डर के रहना है, सब कुछ सहना है, और लड़का को क्या करना है, रोना नहीं है। ये सब कल्चरली डिफाइंड है, जेनेटिकली डिफाइंड नहीं है। लड़की भी मतलब ना सहकर प्रोटेस्ट कर सकता है और लड़का भी रो सकता है, राइट। ऑल आर कल्चरली डिफाइंड। स्किल, लड़की को सिलाई सिखाओ और लड़का को गेम सिखाओ। एक कौन बोला है, कल्चर बोला है। पर्सनैलिटी, एक लड़की को क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, लड़की को थोड़ा सहना चाहिए, लड़की को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, लड़की को चुप रहना चाहिए। एक कौन बोला है, कल्चर बोला है, ठीक है। जितना सारा चीज़ जो है वो लड़का लड़की का जो स्पेसिफाई किया गया है, ज़्यादातर केस में ये सब एटीट्यूड, इंटरेस्ट, स्किल वो कल्चरली डिफाइंड है, नॉट जेनेटिकली डिफाइंड। आप लड़का हो, आप लड़की का जो काम है हाउस होल्ड का काम, कुकिंग का काम, वो भी कर सकते हो। दिस इज द मॉडर्न व्यू ऑफ थॉट। आज का लोग जो मॉडर्न सोचते हैं वो बोलता है कि लड़का भी डांसिंग कर सकता है और लड़की भी बॉक्सिंग कर सकता है, लड़का भी रो सकता है और लड़की भी आंसू पोंछ सकता है। ओके, दैट इज वेरी थिंक ऑफ दैट इज द मॉडर्न व्यू। आपका सोच क्या होता है, वो कल्चरली डिफाइंड हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, अब कल्चर भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो कल्चर डिफाइंड है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट वन, जेंडर रोल्स एंड जेंडर आइडेंटिटी। ये जेंडर आइडेंटिटी नहीं है कि आप कैसे आपका इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपका स्किल कौन सा हो रहा है, आपका बिहेवियर कौन सा जा रहा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये एक जेंडर का आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे कर रहे हो एज ए जेंडर, दिस इज नॉट रिप्रेजेंट द होल ओवर द जेंडर, ठीक है। ये हो सकता है आपको हाउस होल्ड का काम अच्छा नहीं लगता है, आपको एज ए लड़की बॉक्सिंग करना अच्छा होता है, आप होल जेंडर का आइडेंटिटी नहीं हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। होल जेंडर का आइडेंटिटी अगर हम बोले तो वो बहुत ही ब्रॉड होगा। वो ऐसा नहीं, कोई भी जेंडर का आइडेंटिटी मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर जेंडर आइडेंटिटी। आप एक जेंडर का हो, आपका कुछ फिजिकल, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ सोशल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि आप लड़के का काम नहीं कर सकते एज ए लड़की, और आप एज ए लड़का आप लड़की का जो जिस फील्ड में अच्छा लगता है वहाँ पर आप जा नहीं सकते। दैट इज नॉट द थिंकिंग, ओके। तो दिस इज द थिंग, दैट इज द जेंडर रोल, नॉट अ जेंडर आइडेंटिटी। आपका जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड, जो स्किल, वो जेंडर रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई जेंडर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऑल द थिंग्स मोस्टली आर कल्चर डिफाइंड, दिस थिंग मोस्ट थिंग जेनेटिकली आर नॉट डिफाइंड। एक लड़का उस चीज़ में भी इंटरेस्ट दिखा सकता है जहाँ जो चीज़ ज़्यादातर केस में लड़की लोग करता है, और एक लड़की उस चीज़ में भी इंटरेस्ट शो कर सकता है जहाँ पर ज़्यादातर वो काम लड़का करता है, ठीक है। तो जो जेंडर, जो इस जगह में जो जेंडर स्पेसिफिकेशन हो रहा है वो हम लोग के दुनिया में ज़्यादातर केस में कल्चरली डिफाइंड है, ओके। तो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, जेंडर रोल्स एंड कल्चरली डिफाइंड, ओके। जेंडर आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट ओनली स्पेसिफाइड टू बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड स्किल एंड पर्सनैलिटी, ओके। नेक्स्ट, 5, universal design for learning does not involve
ऑप्शन ए, गिविंग ऑल learners various ways of acquiring information and knowledge. Option B, providing all learners alternatives for demonstrating what the learners know. C, tapping into all learners' interest and offering challenges. Option D, practicing forms of labeling and categorization of learners. Okay, the universal design for learning does not involve universal design, that is learning does not, learning में कौन सा चीज़ नहीं रहता है. एक बोला गया गिविंग ऑल लर्नर्स वेरियस वे एंड अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज, लर्नर को ऑल जो जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन नॉलेज वेरियस वे में देना. सेकेंड वन, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर ऑल्टरनेटिव्स फॉर डिमोस्ट्रेटिंग व्हाट द लर्नर्स नो, वो लोग को ऑल्टरनेटिव्स देना कि आपको डिमोस्ट्रेशन वेरियस जो वो जानता है उसको डिमोस्ट्रेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव. ओके, टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस, वो लोग जो लर्नर होता है उसका इंटरेस्ट को देखना, उसको सो मेनी चैलेंजेस में देना. और लास्ट जो होता है प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ लेबलिंग कैटेगोराइजेशन, कैटेगोराइज करा लर्नर को कैटेगोराइज करना. तो कौन सा होगा? एक बोला गया है कि जितना हो सके वेरियस वे में वेरियस टाइप का इंफॉर्मेशन नॉलेज देना. सेकंड बोला है लर्नर को बहुत सारा ऑल्टरनेटिव होता है ना, एक ऑप्शन दो ऑप्शन, यहाँ पर ऐसे जाओ यहाँ पर ऐसे करो, ये अगर ना हो तो ऐसा हो इस करियर में आप फोकस कर सकते हो. मतलब होता है ना बहुत सारा ऑल्टरनेटिव देना, लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देना. और क्या होता है व्हाट द लर्नर्स नो, डिमोस्ट्रेटिंग for demonstrating what the learners know, and then tapping into all learners interest, learner का interest देखना और उसको various challenges देना. लास्ट वन कैटेगराइज और लेबल करना लर्नर में. तो कौन सा नहीं है, कौन सा लर्निंग में यूनिवर्सल डिज़ाइन में अच्छा सूट नहीं करता है. Okay, so you have to see that is universal design for learning, that is which is not suited. First one, where there is all type of possibility, all types of way and acquiring information knowledge that should be provided to the learner. Then all the learners, they are given some alternative for demonstrating what they know already, and tapping into all interest and offering them challenges, and that should be you have to put them in various challenges to learn something new, to handle it. And last one, label out and labeling and also categorization of the learners. That means you have to categorize the learner in various way. So what is not suited? Time start now. क्या हो सकता है? देखो, आप वेरियस वे में उसको इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे सकते हो. यू कैन प्रोवाइड वेरियस वे नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. यू कैन गिव द ऑल्टरनेटिव्स फॉर डिमोस्ट्रेट व्हाट दे नो, वो जो जानता है उसको डिमोस्ट्रेट करने के लिए आप उसको हज़ार तरह का जो ऑल्टरनेटिव्स है वो भी दे सकते हो.
ओके, वो भी दे सकते हो, वो भी पॉसिबल है। देन टैपिंग इनटू देयर लर्निंग इंटरेस्ट, उन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है उन लोगों को वेरियस चैलेंज में हैंडल करने के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव द इंटरेस्ट, you can tapping into all their interest and offering them challenges, but you never can कैटेगराइज देम इन वेरियस वे। आप लर्नर को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि आप वेरियस वे में कैटेगराइज करो, मतलब एक से दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो वो आपके जो लर्निंग के लिए वो सुइटेबल नहीं होता है। मतलब आप लर्नर में आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, you make a difference in between of learners, that is not a good thing। Okay, so which is not suited, option D is not suited for the universal design for learning के लिए आप कभी भी कैटेगराइज या लेवल नहीं कर सकते हो स्टूडेंट को कि वो बेहतर है, वो कम बेहतर है, वो वीक लर्नर है, वो स्ट्रॉन्ग। इतना कैटेगराइज अगर आप करो, आपको हो सकता है आपको कैटेगराइजेशन दिमाग में आए, पर आप ओपनली कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये पिछला वाला कितना नंबर का है, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स वन। चेंजेस इन इमोशन। Changes in emotion, self perception, and interpersonal relationships with families, peers, and friends. Studied under dash domain of development. Option A, physical. Option B, cognitive. Option C, linguistic. Option D, psycho social. ओके, सो चेंजेस इन इमोशन का जो चेंज होना है, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन, दैट इज द थॉट टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स। जो रिलेशनशिप होता है फैमिलीज और पीयर्स और फ्रेंड्स का आपस में, दैट शुड बी स्टडी अंडर द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स चेंजेस ऑफ इमोशन, योर इमोशन दैट शुड बी चेंजेस, योर सेल्फ परसेप्शन दैट शुड बी चेंजेस, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन families, peers and friends, that should be changes. That should be goes to which domain of development, कौन सा डोमेन में आता है। ओके, फिजिकल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, साइकोसोशियल। सो टाइम स्टार्ट नाउ। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या हो सकता है, देखो
आपका लिंग्विस्टिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिंग्विस्टिक मतलब दैट इज गोज टू लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई फंडामेंटल रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ लैंग्वेज हियर। योर इमोशन चेंजेस, योर परसेप्शन चेंजेस, योर interpersonal relationship that should be changes. What is the role of language here? That is, there is no role of language here, right? So that is not goes to linguistic. Next one, physical. Physical means physical, that means your body, your arms, your foot, your organs, so on, right? Physical in sense, but there must be no physical things is there. Okay, so option A is not incorrect. Cognitive, that means cognitive domain, that means your thinking, your thought process, your observation, your analysis, your interpretation, which are not beyond this here. आपका थिंकिंग कैसा है वैसे आपका इमोशन नहीं कंट्रोल होने वाला। हम बोलते हैं हम इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं, बस ऐसा नहीं है। हम लोग का इमोशन कोई दूसरा ही और जाता है, और हम लोग का थॉट प्रोसेस कोई दूसरा और जाता है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो होगा वो साइको सोशल हो सकता है। साइको मतलब थोड़ा बहुत आपका साइकोलॉजिकल जो डोमेन होता है, जो साइकोलॉजिकल मतलब आपका खुद का इमोशन, खुद के और जो सेल्फ जो परसेप्शन होता है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, उसका एक रोल होता है। और दूसरा होता है सोशल। सोशल मतलब सोशल रिलेशनशिप, जो पियर्स है, जो फैमिली है, उसका भी रोल है। आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोला गया है, यहाँ पर सिर्फ आपका खुद का रोल नहीं है, जो दूसरों का भी रोल है। तो इसलिए यहाँ का साइको एज वेल एज सोशल, द साइको सोशल डोमेन इज रेस्पॉन्सिबल। Okay, clear? Psycho means that is your psychological thought process, your psychological emotion, your personality, your emotion, your self-perception. That is your emotion, your self-perception, your effort in interpersonal relationship. That is goes to psycho. And social, that means there must be the other persons are also responsible for this interpersonal relationship also. So they goes to social. So psychosocial domain is responsible. That's it. Okay. Next. And 6, right? 7. Sorry. Which of the following language is not a classical language? Okay. Option A, Tamil. Option B, Sanskrit. Option C, Telugu. Option D, Hindi. Okay, which one is the correct? Which of the following language is not a classical language? जो classical language नहीं है, क्या हो सकता है? सोचो। ये आपका कोई भी थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आप सीटेट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ये आपको जानना चाहिए कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज होता है। क्लासिकल लैंग्वेज तमिल भी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ये तो पहले तो क्लासिकल लैंग्वेज था। अब तो बंगाली भी है, आसामीज भी है, ये सब आपका गोज टू क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ आपका हिंदी का क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मतलब हिंदी को लेकर, एक होता है ना, एक बहुत कुछ करना पड़ता है। एक लैंग्वेज को अगर आपको क्लासिकल लैंग्वेज दिखाना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा वो कितना क्लासिक है, कितने वो पुराना है, ठीक है। जितना ओल्ड होगा तो उतना वो फेवर करेगा क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए, ठीक है। उसका एक हेरिटेज होना चाहिए, एक बैकग्राउंड में एक कल्चर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है जिसके ऊपर डिपेंड करके एक लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज में ला सकते हो, ठीक है।
वहाँ पर पहले आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा, कितने साल पहले वो लैंग्वेज आया था, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको निकालना पड़ेगा, उसको लेकर कितना सारा लिटरेचर जर्नल वो बाहर करना पड़ेगा, उसको लेकर थॉरोली रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद उसके पास कितना हेरिटेज है, कितना कल्चरल वैल्यू है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद उसको आपको जो कंट्री में आप बिलोंग करते हो, अगर इंडिया में तो इंडिया गवर्नमेंट को हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद वो बाहर से जो वर्ल्ड का जो कमिटी जो होता है जहाँ से ये बोला जाता है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है, बाहर से उसके बाद अगर अप्रूव कर दे तो वो लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज बोल देते हैं। तो अब तक तमिल, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, आसामीज और भी बहुत सारा आई थिंक लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज में आवता में है, पर हिंदी नहीं है। हिंदी इज़ नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज एट ऑल। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बाद में हो सकता है पर अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following tasks promotes integrated learning skill? Option A, role play. Option B, assignment. Option C, project work. Option D, writing an article. Okay. क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रोमोट इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल? इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल को कौन सा चीज़ प्रोमोट करता है? फर्स्ट वन रोल प्ले, सेकंड वन असाइनमेंट, थर्ड वन प्रोजेक्ट वर्क, फोर्थ वन राइटिंग एन आर्टिकल। क्या क्या हो सकता है? सोचो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रोमोट इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल? क्या हो सकता है? देखो, असाइनमेंट नहीं होगा। असाइनमेंट एक लिमिटेड स्कोप होता है जहाँ पर सोचो कोई भी टीचर पढ़ा है, बाहर से आपको कुछ असाइनमेंट दे दिया है, आपको सबमिट करना है लिखकर, वैसा चीज़ है असाइनमेंट। असाइनमेंट इज नथिंग बट दैट इज यू हैव टू, देयर मस्ट बी सम टीचर गिवन सम लेसन and already fulfill their lesson, and after that he or she assigns some work for you, and that you have to do yourself, you have to write yourself, and then you have to submit it. So there must be not a so much integrated learning skill is there, that is not a so broad scope are there. वहाँ पर बहुत सारा broad scope नहीं है, वहाँ पर integrated learning का उतना स्कोप नहीं है असाइनमेंट में। वहाँ पर असाइनमेंट का काम ही होता है आपको आसान करवा देता है, उसके बाद आपको काम करके उसको सबमिट करना है, दैट्स इट। रोल प्ले में इंटीग्रेटेड लर्निंग का स्किल का उतना सारा रोल नहीं है। रोल प्ले दैट इज यू हैव टू ड्रामाटाइजेशन, यू हैव टू प्ले द रोल। ओके, आपको एक रोल प्ले करना है, आपको कुछ ड्रामा करना है, दैट्स इट। पर वहाँ पर उतना इंटीग्रेटेड लर्निंग नहीं है। राइटिंग एन आर्टिकल में भी नहीं होगा। राइटिंग एन आर्टिकल दैट इज ए फॉर रिसर्च पर्पस। आपको कुछ रिसर्च या फिर जर्नल या फिर पेपर आपको बाहर करना है, वहाँ पर एक तरीका होता है बहुत सारा, तो वो वेरी भी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो वो अलग चीज़ है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। जहाँ पर होता है वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल हो सकता है। आप कैसे हो सकता है? आपका प्रोजेक्ट वर्क में आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, वो प्रोजेक्ट आपका कोई भी
क्या होता है, कोई भी रिटन कॉपी असाइनमेंट की तरह हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम दिया गया है आपको सॉल्व करना होता है, ऐसा भी आपको सर्वे ओरिएंटेड दे सकता है, आपको एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड दे सकता है, आपको कुछ डेमोस्ट्रेट करने के लिए दे सकता है, कोई मॉडल वगैरह वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए दे सकता है। प्रोजेक्ट बहुत सारा टाइप का होता है, ऐसे कि आपका ऐसा भी बहुत सारा लोग बोलते हैं रिसर्च पेपर, रिसर्च पीएचडी छोड़कर भी एक होता है ना प्रोजेक्ट वर्क बोला जाता है, मतलब वो उसको भी हम प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। सोचो कोई कोई तो डिजर्टेशन में भी कुछ कुछ काम करते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, मुझे पता नहीं पर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। जो भी हो, तो प्रोजेक्ट का जो एक चीज़ है वो वास्ट है। बिजनेस में अलग सा लोग प्रोजेक्ट बोलता है, बिजनेसमैन भी बोलते हैं प्रोजेक्ट कर रही हो तो मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो मतलब वहाँ पर एक बहुत बॉट स्कोप है, राइट। तो बॉट स्कोप में इंटीग्रेटेड लर्निंग हो सकता है। सोचो, आपको सिंपल सोचो, आपको स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, आप वहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट सर्चिंग कर सकते हो, इंटरनेट सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब भी देख सकते हो, आप बहुत सारा बुक से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, आप कोई लोकेलिटी में जाकर सर्वे कर सकते हो, आप कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करना कर सकते हो, ओके। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारा इंटीग्रेटेड थिंक होता है ना, तो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन, which of the following are known as receptive skill? Option A, listening and writing. Option B, reading and speaking. K है reading and speaking, and second one speaking and writing, and D1 listening and reading, okay. So listening, writing, reading, speaking and writing, listening and reading. So what is the known as receptive skill? Receptive skill मतलब receiving and understanding information by comparing the written text. आपको कहीं से भी आप रिसीव करोगे इंफॉर्मेशन स्किल, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल मतलब क्या होता है, यू हैव टू रिसीव, फर्स्ट रिसीव, पहले रिसीव करना है, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करना है, एंड देन राइट, आफ्टर दैट आपको राइट लिखना है, ठीक है। ओ सॉरी, लिखना नहीं है, सॉरी। देन कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंड करना है, कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, ओके। आपको रिसीव करना है, जो भी हो, रिसेप्टर मतलब आपको रिसीव करना है। यहाँ पर राइटिंग मतलब एप्लीकेशन, आपको राइट करना है मतलब अप्लाई करना है, मतलब कुछ लिखना है, मतलब क्या बोलो, रिसेप्टर स्किल मतलब आपको वो रिसीव करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब वहाँ पर आपको लिसनिंग और रीडिंग ज़्यादा सुटेबल है,
ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग नहीं है। स्पीकिंग मतलब आपको समझने के बाद आपका जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पर स्पीकिंग आ जाएगा, समझने के बाद लिखना वो आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा, पर रिसीविंग और कॉम्प्रीहेंड में आ जाएगा आपका लिसनिंग और रीडिंग। ओके, सो व्हेन यू हैव टू रिसेप्टर स्किल मीन्स you have to receive, you have to comprehend the written text. That means there must be not a such speaking, not a such writing and speaking that goes to almost apply part. Okay, you have to receive and comprehend means you have to listen and you have to read the text well. Okay, next question and last question. One of the factors of 20 pq square plus 4 pq 45 pr square minus 60 pqr minus 60 6rp is. Option A is given 2r minus 3q. Option B is given 2q minus 3r. Option C is given 10p minus 15r plus 2. Option D 15p minus 10r plus 2. Okay, so you have to think what should be the answer. क्या हो सकता है, देखो ये हम करवा देते हैं. 20 pq स्क्वायर प्लस 4 pq प्लस 45 pr स्क्वायर माइनस 60 pqr प्लस माइनस 6rp. ठीक है, यहाँ पर आप पहले p कॉमन ले लो. 20 q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 45 r स्क्वायर माइनस 60 qr माइनस 6r. ओके, देन क्या हो सकता है, इसको आप रीअरेंज करो. p दैट इज 20 q स्क्वायर, इसको हम 30 qr बोल सकते हैं, प्लस 4q माइनस 30 qr. ये ऐड किया है, ये जो 30 qr और ये 30 qr ये हम 60 qr को लिखा है. ठीक है, एंड ऑल्सो माइनस क्या अब रहेगा 45 r स्क्वायर. सिर्फ 60 qr को ही माइनस 30 करके लिखा है, माइनस 6r. ठीक है, अब कॉमन लो. p तो कॉमन गया है, यहाँ पर 2q कॉमन जाएगा, यहाँ पर होगा 10q माइनस 5r प्लस 2. और यहाँ पर कॉमन जाएगा 3r, तो क्या होगा 10q माइनस 5r प्लस 2. ओके होगा. उसके बाद आपका आएगा आंसर p, देन 2q माइनस 3r एंड देन 10q माइनस 5r प्लस 2. तो आपका कौन सा फैक्टर, p फैक्टर है, पेपर p यहाँ पर लिखा हो नहीं है, p इज़ नॉट प्रोवाइडेड हेयर. 10q माइनस 5r प्लस 2, बट यहाँ पर 10p है, यहाँ पर 15p है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट. ओके, 2q माइनस 3r इज गिवन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ द साइंस सीटेड. Today I discuss on it, and soon if you have blessed me so much, so I will discuss again on the arts background also. But as I am from science background, I am from chemistry honor, so I discuss in more emphasis on science. But obviously what I say, this is my luck, this is my I am blessed, that is I studied all the arts topic also in good well fashion, so I also discuss my capability in arts seated also. Okay, all the paper 2, okay, and paper 1, that is a common CDP, that is child pedagogy, child both common hai, this is a common part, and that will I definitely discuss on it.
Okay, so thank you so much.